नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ एंगल से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसको समझाने जा रहा हूं। अगर आप अपनी पेन और कॉपी के साथ आए हैं तो बैठिए, अन्यथा आप यहां से आगे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट उन्हीं के लिए है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो रियली में इस कंटेंट से आने वाले क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, उसके नेचर को समझना चाहते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके अंदर मैंने वो कंटेंट और मटेरियल एज ए पीडीएफ की फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल कराया है जहां से एग्जामिनर आज की तारीख में क्वेश्चन उठा रहा है। रियली में ये कंटेंट पिछले 20 साल से बाजार में है, कम से कम किताबें 10 साल से बाजार में चल रही है। और पिछले 10 साल के आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको इन जो 3 पेज से बाहर नहीं मिलेगा। ओनली 3 पेज है इस एक टॉपिक के लिए। इन 3 पेजों को पढ़ने के बजाय आप बाजार की गाइडों के 30 पेज पढ़ रहे हैं, लेकिन इन 3 पेज को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं आपको इन 3 पेजों को समझाते हुए आपकी एग्जाम में कार्बन के अपर रूप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आए, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए, कुछ पहले बेसिक समझते हैं, फिर अपन अपने पीडीएफ के कंटेंट पे आते हैं। देखिए, मैंने आपके पीडीएफ के लिए ये कंटेंट लिया है, बुक का कंटेंट है, क्लास 10th की बुक से ये मैंने उठाया है उसको, ये बड़े अच्छे तरीके से। ये कुछ कंटेंट है जो मैंने जो क्लास 11th या क्लास 12th की बुक है, क्लास 11th के अंदर पी ब्लॉक जो केमिस्ट्री की बुक है, वहां से ये जो कंटेंट लिया गया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहां से लाइन टू लाइन बन रहे हैं, आरपीएससी के एग्जाम में बन रहे हैं, एसएसबी बोर्ड के एग्जाम में बन रहे हैं। बस ये 3 पेज हैं और 3 पेज को आप समझ लें, आप इसके कुछ फैक्ट याद कर लें, शॉर्ट नोट बना लें, इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आधे घंटे का टॉपिक है। अब मैं कुछ आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। कई जो बच्चे हैं वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो लोग इस तरीके से समझना चाह रहे होंगे कि इसको थोड़े से चीजों को एलोबरेट कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं एलोबरेट करता हूं। आपके पास में 2 टॉपिक है, एक है कार्बन और एक है अपर रूप। एक है अपर रूप, दोनों समझाता हूं। देखिए, कार्बन का जो नेचर है, कार्बन इस प्रकृति पर खूब तत्व मिल रहे हैं, 120 अप्रोक्सीमेट एलिमेंट्स हैं। यहां पर कुछ तत्व को आप जानते भी हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, या जो धातुओं के अंदर आप लोग सोना, चांदी, प्लेटिनियम और दूसरी कई धातुएं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कई आप इस टाइप की एलिमेंट्स को जानते हैं, तत्वों को जानते हैं। आप चांदी जानते हैं, आप सोना, लोहा, चांदी, इनकी तांबा। इसमें से एक कार्बन एक अधातु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अधातु। और धातु आपको नहीं आता है तो अपना जो धातु और अधातु का टॉपिक है उसमें से आप देख लीजिए। इस तत्व का नेचर ये है कि हाँ, ये हर किसी के साथ में जुड़ जाता है। इसलिए प्रकृति में मिलने वाली लगभग सारी चीजों में कुछ न कुछ प्रतिशत के रूप में कार्बन पाया जाता है, कुछ न कुछ प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन का प्रतीक C होता है, इसका परमाणु भार 6 है, इसका परमाणु संख्या 6 है, इसका परमाणु भार 12 है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसकी संयोजकता 4 है। ये इतना तो यहां पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी इसका अलग से जो चैप्टर है, इसका अलग से कंटेंट है, उधर वहां देखना। अब अपना तो मेन टॉपिक ही ये अपर रूप पढ़ना अपन को। तो चूंकि जब तत्व एक होते हैं और उससे कोई अलग अलग चीजें मिलती है, तो जब तक कोई तत्व नहीं बदलता है तो रासायनिक गुण नहीं बदलता है। किसी भी तत्व के गुण में एक गुण होगा रासायनिक और एक गुण होगा भौतिक। तो जो रासायनिक गुण क्या होगा? नहीं बदलेगा। ये क्या होगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि है तो कार्बन का कार्बन ही, कोई नई चीज नहीं बनी है। तो भौतिक गुण बदलेंगे। तो भौतिक गुण में क्या बदलेगा? भौतिक गुण में बदलेगी संरचना। जैसे भौतिक गुण में संरचना बदल सकती है, कोई ऐसी संरचना का हो सकता है, कोई ऐसी संरचना का हो सकता है, कोई ऐसी संरचना का हो सकता है। इस टाइप से इनकी संरचना बदल सकती है, बिल्कुल बदलेगी संरचना। इसके बाद में इनकी चालकता बदल सकती है, जैसे कोई विद्युत का चालक हो सकता है, कोई कुचालक हो सकता है। ये इस टाइप के कुछ गुणधर्म के अंदर बदलाव करते हुए कार्बन के अपर रूप अपन लोग देखते हैं।
अपन को कार्बन के अपर रूप में दो रूप देखने को मिलते हैं। ये कार्बन के अपर रूप, आप मेरे साथ जुड़े रहे, बस थोड़ी ही देर में ये जो कंटेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। कार्बन के अपर रूप में एक पार्ट है इसका क्रिस्टलीय, एक पार्ट कौन सा है? क्रिस्टलीय, और दूसरा पार्ट है अक्रिस्टलीय। दूसरा पार्ट कौन सा है? अक्रिस्टलीय। क्या मतलब है क्रिस्टल का? क्रिस्टल का मतलब जिसके दाने हैं, जो सुगर, जो आम जीवन एवरीडे लाइफ में आप जैसे सुगर देखते हैं तो वो क्रिस्टलीय रूप है, जिसकी एक संरचना होती है। जैसे ये इस टाइप से कोई, जैसे कोई क्यूबॉइड होगा, कोई क्यूब नुमा होगा, कोई षटकोणीय होगी, ऐसी कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है। आपके कोर्स में मुख्य रूप से इस टाइप के क्रिस्टलीय अपर रूप है, उसमें आपको तीन ध्यान रखना है। एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, इसको बहुत डिटेल से अपन देखने वाले हैं, इसके एक एक क्वेश्चन, और एक फ्लोरीन है। इन तीन से आपको एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। एक टॉपिक, एक क्वेश्चन तो क्या होगा? अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप वह होते हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान है, मतलब ये हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के रासायनिक गुण समान है, क्योंकि इन सब में ही कार्बन है। इसमें भी कार्बन है, इसके में भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन तो अलग क्या है? इसका विन्यास अलग है, इनकी आकृति अलग है, इनकी कोई चालकता अलग है, ये गुण अलग हो सकते हैं। इसके अलावा अक्रिस्टलीय रूप के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो आप ध्यान रख सकते हैं, हो गया कोक यानी कोयला। एक आप ध्यान रख लेना चारकोल, अलग अलग प्रकार के चारकोल है, एनिमल चारकोल है, इन जंतु चारकोल है, लकड़ी का चारकोल है, अपन चारकोल को देख लेंगे। इसके अलावा एक अपन देख लेंगे कोलतार, ये डामर, ये जो है वो तीन। अब ये जो है कोक तो कोयला है, और कोयला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनी, पीट, लिग्नाइट, ये इस टाइप के कोयले अपन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है चारकोल, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि एवरीडे लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लकड़ी का कोयला ही है, लकड़ी कास्ट से अगर निकल रहा है तो ये जो चारकोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस टॉपिक से बनने वाले एक एक क्वेश्चन और उसकी लाइन को एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं, और आप इसको अगले 15 से 20 मिनट तक मेरे साथ में दिल थाम के बैठे रहिए, और इस टॉपिक को जिंदगी में कभी आपको पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में आप अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो फिर आप अपने सर्विस के रूल पढ़ेंगे और आप अपनी नौकरी के जो काम होंगे उसमें परफेक्ट होंगे। आपको कार्बन और उस कंपाउंड नहीं पढ़ना पड़ेगा। कार्बन के अपर रूप वाला टॉपिक अपन देख रहे हैं, ये कार्बन के अपर रूप का टॉपिक देखते हैं। ये कार्बन के अपर रूप, आप देखेंगे कि प्रकृति में कार्बन तत्व होता है, इन प्रकृति में कार्बन तत्व, इनके भिन्न भौतिक गुण होते हैं। इनके रासायनिक गुण तो कार्बन है इसलिए एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन भौतिक गुण बदले, भौतिक गुणों के विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा व ग्रेफाइट दोनों में ही कार्बन परमाणु से बने, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणु से बने हैं, और कार्बन परमाणुओं में परस्पर आबंध का तरीका, आबंध यानी जुड़ने का तरीका, जैसे मैंने कहा था कि आपस में जुड़ने के तरीके से किसी की आकृति ऐसी हो सकती है, किसी की आकृति इस तरीके की हो सकती है, किसी की आकृति ऐसी हो सकती है। तो कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के तरीके के आधार पर इनमें अंतर होता है। जिसमें हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये एक बड़ा ही खिला जो समझ, देखो ये हीरे की संरचना है। हीरे की संरचना में क्या होता है कि ये हीरा का जो कार्बन है, मैं आपको समझा दूं ऐसे शॉर्ट में यहां पर, कि जैसे ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये इस टाइप से अगर इसकी संरचना बनेगी तो ये एक कार्बन फिर इस तरीके से जो 4 कार्बन से जुड़ा होगा, देखो 1 2 3, एक आगे की तरफ जुड़ेगा, तो इस तरीके से एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ में जुड़ा होगा। ये उसको उठा के देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, और ये इस तरीके से ये जो पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है, 1 2 3 4, ये जैसे पीछे जाएगा ये आगे आएगा, तो इस तरीके से ये 1 2 3 और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये खुद कार्बन परमाणु। तो इसी तरीके से कार्बन का जो परमाणु है वो कितने तरीके से जुड़ा होता है, ये हो गए 4 तरीके से जुड़ा होता है। ये हर एक लाइन कैसे क्वेश्चन बनाती है इस पे भी बात करते हैं। तो इन 4 परमाणुओं से जिसमें से एक जो है वो दृढ़
त्रियामी संरचना बनती है और जो है ग्रेफाइट का कार्बन परमाणु का आबंध जो है वो 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है? देखिए ये जो ग्रेफाइट है ये 1, 2 और 3 से ही जुड़ा हुआ है। हर एक ग्रेफाइट का परमाणु आप देखेंगे कि जो 3 से जुड़ा हुआ है, एक जैसे मैंने स्टार्टिंग में कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो एक संयोजकता इसमें फ्री रह जाती है, एक संयोजकता ग्रेफाइट में फ्री रह जाती है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण ही ग्रेफाइट जो विद्युत का चालक होता है। आपने कहाँ देखा ग्रेफाइट? अपनी जो भी पेंसिल होती है जिससे अपन लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। और डायमंड जो आप नौकरी बनने के बाद में हार लाके दोगे अपनी घरवाली को, वो जो डायमंड है, आपकी डिमांड डायमंड रिंग की ही है, तो उसी के लिए आपको हार्डवर्क और मेहनत करनी है। और एक ही तल में जिसमें षटकोणीय व्यू मिलता है, इनमें से जो द्विआबंध होंगे आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह से कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय एक तल से ऊपर व्यवस्थित होती है। इस तरीके से एक संरचना दूसरी संरचना के ऊपर व्यवस्थित होती है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ की लाइन से कि क्या अपर रूपों के भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं? यस होते हैं। बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके बाद में बताइए कि ये जो हीरे की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना में क्या फर्क है? हीरे के चारों कार्बन आपस में जुड़े होते हैं जबकि ग्रेफाइट का एक कार्बन मुक्त होता है। एक कार्बन अगर मुक्त होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप देखेंगे इन भिन्न संरचनाओं का हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म में अंतर है। हीरे और ग्रेफाइट का भी भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो जाता है जबकि रासायनिक गुणधर्म समान है। जबकि रासायनिक गुणधर्म तो क्योंकि चूंकि कार्बन है इसलिए रासायनिक गुणधर्म समान ही रहेगा। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है, यह ध्यान रखना है। हीरा अभी तक का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट चिकना व फिसलता है। जो ग्रेफाइट जो आपकी जो पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की है। आप देख रहे हैं कि कितनी जो स्मूथनेस लिए हुए होती है। पिछले अध्याय में जिन अधातुओं का अध्ययन किया है इसके विपरीत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह चीज आपने यहां तक ध्यान रखी। आपने यहां से क्या क्वेश्चन पढ़ा? आपने क्वेश्चन पढ़ा कि हीरे और ग्रेफाइट की संरचना, हीरे और ग्रेफाइट की संरचना। इसमें आपने देखा कि हीरे की संरचना के अंदर हीरे के चारों कार्बन आपस में जुड़े होते हैं जबकि इसका एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है और एक कार्बन से फ्री होता है। हीरा विद्युत का कुचालक है और यह विद्युत का सुचालक है। यह विद्युत का सुचालक है। ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल आपने यहां से नोट किए और ये सवाल ये जैसे बच्चों जैसे सवाल है जो आपको एग्जाम में आ जाए तो मैं तो उसको सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में मानूंगा। आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी है इसलिए लाइन टू लाइन सवाल बनाया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं। कार्बन का ये जैसे आपके पास में कार्बन है, इसको आपके पास में ये कार्बन है। अब इस कार्बन को आप क्या करें कि एक तो ले लें उच्च दाब, एक तो क्या ले लें उच्च दाब और एक ले लें उच्च ताप। मतलब ऊपर से जो दाब भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है से आप इसको उपचारित करेंगे तो हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। तो क्या बनता है? हीरा बन जाता है। ये हीरा बनाने की कृत्रिम विधि है जबकि हीरा जो है वो बनता है प्राकृतिक रूप से बनता है। ये जो संश्लेषित हीरा है, ये हीरा कैसा है? जो कि आकार में छोटा होता है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो एग्जाम में बनाई जाएगी। अन्यथा प्रकृति में हीरे जो है वो अभेदनीय होते हैं। हीरे के अंदर जो है वो अभेदनीय हीरा मिलता है। अगला जो है आपको देखने को मिलेगा वो फुलरीन। फुलेरीन फुलेरीन कार्बन का एक अन्य अपर रूप है। इसको C60 के रूप में इसकी पहचान की गई है। इसकी आकार फुटबॉल जैसी है। अमेरिका के आदमी, इसका नाम था बंग मिस्टर फुलर के द्वारा इसको जियो बिल्डेसिक गुबंद के समान लगता है। इस अणु को फुलरीन नाम दिया। देखो ये जो बात आपने पढ़ी, ये जब सिंपल क्वेश्चन बनता है, आसान सवाल जब तक बनेगा जब तक आपको इस कंटेंट से सवाल देखने को मिलेगा। आप इसका PDF आपको मेरे नीचे वीडियो के लिंक में मिल जाएगा।
आप मेरे कमेंट कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। आप इस पीडीएफ की फॉर्म में 10 मिनट में इसको पढ़ सकते हैं। ये सिंपल। अब मैं आता हूं रियल कंटेंट पे, जहां से क्वेश्चन, उसके आगे क्वेश्चन की काली भीत है, उसके बाद में क्वेश्चन कहीं से जा ही नहीं सकता। अब मैं उस कंटेंट पे आता हूं। ये भी वही कंटेंट है। अब उस कंटेंट को आपको मैं यहां से बताता हूं, और मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आपने इस कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको कोई क्वेश्चन जो है वो बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, और मैं इतनी गारंटी के साथ ये भी कह रहा हूं कि अभी तक आए हुए कार्बन के अपर रूप पे जितने भी क्वेश्चन हो आपके पास, एसएसबी बोर्ड के और अधीनस्थ सेवा बोर्ड के, एक भी क्वेश्चन मुझे जैसे ये बता देना कि क्वेश्चन सर इस कंटेंट से बाहर एक क्वेश्चन है, तो मैं ठीक है पढ़ाना ही बंद कर दूं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने, जितने भी PYQs हैं वो हमारी नज़र में होते हैं। हम पढ़ाने से पहले उसका रिसर्च करते हैं, उनको समझते हैं, उनको क्वेश्चंस को देखते हैं, और हम क्वेश्चंस की भाषा से ये पकड़ने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कहाँ से उठाया है। तो उसकी कुछ न कुछ, उसकी जो पीछे का बैकग्राउंड और भावनाएं होती है, वो हमें यहाँ तक लेके आती है कि क्वेश्चन यहाँ से उठाए। जो RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनमें कार्बन के ऊपर, देखिए पिछली बार RS मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन के उपयोग इंडस्ट्रियल और एवरीडे लाइफ में, उसके सिलेबस का टॉपिक था। और कार्बन के अपर रूप इस बार भी सिलेबस का टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लें, और एक जो 50 वर्ड में एक क्वेश्चन तैयार कर लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए कार्बन के अपर रूप, ये ही रियल पढ़ाई है। बाकी तो जो वीडियो जिस तरीके से हा हुल्ला हो रहा है यूट्यूब पे, वो देख के तो ऐसे लगता है कि यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आ रहा है, PPT है, उल्टी सीधी जो है वो कट पेस्ट हो रहा है ज्ञान का, नॉलेज का। देखिए यहाँ से एक एक लाइन समझते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए आप। देखिए कार्बन के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय, इनकी दोनों ही रूप है। कार्बन के कितने रूप है? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही रूप है। अब इसमें से दो अपर रूप है, मैंने बता दिए। क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और इनकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन है। और अक्रिस्टलीय रूप में एक तो कोक, चारकोल और कोल तार है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टलीय रूप है, यहां भी कोई नई बात नहीं है। अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि फुलरीन की खोज किसने की। ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक कोई और एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये सीधा पूछा गया है। आप इन दो के नाम याद रख लें, ये इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ई स्मेले और इस आदमी को नाम याद रख लें, ये हो जाएगा कर्ड। ये दो नाम याद रख लें। इन्होंने कार्बन के एक अपर रूप की खोज की, इस अपर रूप का नाम है फुलरीन। ये फुलरीन की खोज किसने की, ये सवाल आपसे पूछते हैं, इनकी फुलरीन की खोज किसने की। तो आप इसका नाम, दो नाम याद रख लें, एक तो स्मेले और एक आप नाम याद रख लें, हो गया कर्ड। इनके द्वारा खोज की गई। आप ये भी याद करें कि खोज कब की, 1985। फैक्ट आया एनसीईआरटी का तो क्यों छोड़े, 1985 में इनके द्वारा खोज की गई, और इससे इनको नोबेल पुरस्कार मिला। आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2-3 स्टेप में बना दिया कि क्या फुलरीन के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिला, यस मिला। इन्होंने लिखा है यहां पर कि नोबेल प्राइज मिला। ये इतनी बात यहां तक आपने समझ ली। ये यही वो कंटेंट है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए, ये हीरे की संरचना है। मैं उस टाइम बता रहा था आपको, अभी भी बता रहा हूं कि ये हीरे की संरचना है, ये हीरे की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से जो हीरे की संरचना बनेगी, ये ऐसी बनती है हीरे की संरचना। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, फिर और ऊपर गया, इस टाइप से इसकी संरचना बनी हुई है। अब इसकी एक एक बात देखते हैं कि ये संरचना बनी हुई थी, इन संरचनाओं में है क्या। हीरे के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है। इतनी ध्यान रखने के बाद भी क्वेश्चन बार हो जाए ऐसा संभव नहीं है। हीरा में क्रिस्टलीय जालक है। हीरा कैसा है? हीरा क्रिस्टलीय रूप है। इसके प्रत्येक परमाणु में sp3 संकरण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वही लोग कर पाएंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन साइंस का जो बंदा है वो इस लेवल का क्वेश्चन करने की कंडीशन में नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है।
ये sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp3। और चतुष्फल की आकृति है। हीरे की आकृति कैसी है? चतुष्फल की आकृति है। और जब हीरे के अंदर, जब हीरा इस तरीके से एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में जो लंबाई होती है इसको बंध लंबाई कहते हैं। और ये बंध लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। ये एक सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा। इसके अलावा इसकी जो बिल्कुल संरचना है वो तो आपको मैंने बता ही दी। इसमें सहसंयोजक बंध होते हैं। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी धातुएं हैं जो आप कहते हैं कठोर होती है, ये होती है, वो होती है, इट इज नॉट। ये ही वो पदार्थ है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ ये हीरा है, डायमंड है। इसका उपयोग क्या कहां होता है हीरे का? हीरे का उपयोग तेज धार के लिए, जैसे ये अपघर्षक के रूप में होता है। इससे हीरे से जो है वो बनाई जाती है डाई। इसको स्पेशली जो है वो डाइया बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और ये जो प्रकाश विद्युत लैंप में जो टंगस्टन का फिलामेंट बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट, ये फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं, जो कि इससे सोलर पैनल, स्पेशली अपन शॉर्ट में कह सकते हैं सोलर पैनल, उसमें जो अगर अपन लोग टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहे हैं लैंप में, तो उसमें इसको डायमंड को उपयोग में लिया जाता है। ये उपयोग एनसीईआरटी ने लिखा है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक चल रही है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। हीरा जो है वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें sp3 संकरण होता है। इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बंध लंबाई कितनी होती है? 154 पिकोमीटर होती है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय है। हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसका उपयोग जो है डाई और जो है वो टंगस्टन के फिलामेंट के रूप में, इसका विद्युत लैंप में जो टंगस्टन का जो फिलामेंट बनता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है ग्रेफाइट। वो अगला टॉपिक क्या है? वो ग्रेफाइट। ये जुड़े रहे ग्रेफाइट के साथ में, बहुत जल्दी अपन ग्रेफाइट को भी पूरा करते हैं। ग्रेफाइट की संरचना जो है वो लेयर्स नुमा होती है। ये जो है संरचना क्या होती है, इसकी जो है वो बनती है, इसकी लेयर बनेगी, परत, इस तरीके से इसकी परत बनेगी। और इसका एक जो कार्बन परमाणु है वो 3 कार्बन से ही जुड़ा रहता है। मतलब एक कार्बन से, ये दूसरे कार्बन से, और ये तीसरे कार्बन से, इन 3 कार्बन से ही जुड़ा रहता है। इसके अंदर देखो वांडरवॉल बल होता है, ये ध्यान रख सकते। उसमें सहसंयोजक बल होता है। इनमें दो जैसी होगी, ये ध्यान नहीं रखना आपको। इसके बाद में ये ध्यान रखना कि इसमें कार्बन कार्बन की बंध लंबाई जो है वो 100 और हो गए 141.5 पिकोमीटर होती है, जो कि हीरे में कितनी होती है? 154 पिकोमीटर होती है। ये ध्यान रखना। इसमें sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? और हीरे में कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है। इसमें कार्बन परमाणु निकटवर्ती, जैसे जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और एक कार्बन परमाणु इसमें फ्री रहता है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना जो है वो इनकी परतदार होती है। ये मुलायम होता है, ये चिकना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके कहां काम आता है। ये उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेक के रूप में नहीं हो सकता, उस ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो लुब्रिकेंट के रूप में होता है। देखिए जैसे ग्रेफाइट है, इसका जो लुब्रिकेंट की जो प्रॉपर्टी है इसके मटेरियल की, वो ऑयल की और ग्रीस की जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन जहां हायर टेम्परेचर है वहां पर इसको लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेक के रूप में, ग्रीस के रूप में काम में लिया जाएगा। तो एक बार मैं आपसे थोड़ी सी बात और रिपीट करता हूं। मेरे को लग रहा है कि आप लोग इसमें से आने वाला क्वेश्चन छोड़े नहीं, बस यहां से क्वेश्चन गलत नहीं हो आपका। तो देखिए, एक तो आपके पास है हीरा और एक आपके पास में ग्रेफाइट। एक आपके पास में क्या है?
इनकी ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, ये दो आपके पास में है। इन दोनों की बात अपन लोग कर रहे हैं। तो अपन ने देखा है कि हीरा जो है वो तो विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कैसा है, यानी कि कुचालक है। और ये विद्युत का कैसा है, ये सुचालक है। ये कैसा है, ये सुचालक है। और ये विद्युत का, तो आप इसको हो जाएगा जो भी कुचालक और सुचालक के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा मैंने कहा कि इसमें sp3 संकरण होता है, इसमें sp2 संकरण होता है। इसके बाद में इसकी बंध लंबाई 154 पिकोमीटर है और इसकी 141.5 पिकोमीटर है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग जो है वो डाई बनाने में होता है, जबकि इसका उपयोग स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में होता है। ये कुछ उपयोग हैं हीरे और ग्रेफाइट के। मेरे हिसाब से हीरे और ग्रेफाइट जो कि कार्बन के अपर रूप हैं, दोनों ही क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। क्वेश्चन आता है, आप इस कंटेंट को बार बार पढ़िए। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो इसकी जो लैंग्वेज और भाषा से जो क्वेश्चन बन रहा है, इसकी समझ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे। मेरा सजेशन है कि अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आप स्कूल और जो कॉलेज की किताब चल रही है उसको पढ़ लो, और आपके पास में कोई भी रेफरेंस बुक, गाइड, नोट्स वगैरह कुछ भी है उसको आप एक बार फेंक के देखें। जो साल भर ऐसे कंटेंट को पढ़ें, साल भर वही मटेरियल पढ़ें जो से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। जो सिलेक्ट हुए हैं उनको कहना कि आप अपनी अंतरात्मा पे हाथ देके कहें, हमने भी अगर सरकारी नौकरी पास की है, नौकरी तभी पास हुई है जब हमने रियल कंटेंट पढ़ा, जो ऑथेंटिक बुक्स थी वो पढ़ी, उससे अंडरस्टैंडिंग बनी और उसी से ही एग्जाम पास हुआ। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट अगला कंटेंट जो है वो है फुलरीन। अगला कंटेंट क्या है, अगला फुलरीन पढ़ना है आपको। ये फुलरीन इंपॉर्टेंट है, और चूंकि अभी भी फुलरीन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लोगों को नए ही लगते हैं, जबकि फुलरीन के ऊपर नोबेल प्राइज मिल गया 1996 में, 1985 में इसकी खोज हो रखी है। फिर भी देखिए, अब ये फुलरीन जो है वो है हीलियम और आर्गन। आपको पता है ये हीलियम होती है, ये आर्गन होती है। ये हीलियम और आर्गन दो गैसें हैं। अब इनको गैसों से, और देखो हीलियम और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों को जब हो गया ग्रेफाइट के साथ में इसको गर्म किया जाता है तो फुलरीन बनती है। तो ये तो फुलरीन जो है वो बनाने की विधि कि फुलरीन कैसे बनाई जाती है, एक सवाल यहां से बनता है। इसके अलावा इनमें फुलरीन में कार्बन की संख्या C60 और C70 हो सकती है। कितनी हो सकती है, C60 और C70 हो सकती है। अब जो फुलरीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये पिछले साल या उससे पिछले साल रीट के जो टीचर का एग्जाम होता है सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि कार्बन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो डायमंड, और कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप लोग कहते हैं हीरा ही है। नहीं, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप फुलरीन है। ये बहुत कम किताबों में मिल रहा है। ये कंटेंट यहां पढ़ा है, ये क्वेश्चन आया था और लोग इसको कोर्ट में लेके गए कि साहब हीरा ही कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। और आप देख लेना कई गाइडों में अभी भी लिखा हुआ मिल रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप जो हीरा है, क्योंकि उन्होंने फुलरीन तक तो पढ़ा ही नहीं ना। जब ये फुलरीन जो है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, इसका मतलब कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए आगे दो ऐसी और बातें आएगी जो एग्जाम में आई हुई कई बार और लोग गलत इसको आज भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि फुलरीन में किसी भी प्रकार का झूलता बंद नहीं होता है, और फुलरीन की संरचना पिंजरा नुमा है, और फुलरीन की आकृति जो है वो फुटबॉल जैसी है। इसको बंक मिनिस्टर फुलरीन कहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में 2-3 सवाल बन रहे हैं। एक तो फुलरीन कैसे बनाया जाता है, क्या फुलरीन को बनाने के लिए डायमंड काम में आता है या फुलरीन को बनाने के लिए ग्रेफाइट काम में आता है। तो ग्रेफाइट काम आता है, क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए फुलरीन बनाने के लिए कौन सी दो गैसें काम में ली जाएगी, हीलियम और आर्गन काम में ली जाएगी। हीलियम और आर्गन काम में ली जाएगी। आर्गन AR होती हो, हीलियम और आर्गन काम में ली जाएगी। ये बात यहां तक। और इसकी फुलरीन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल नुमी संरचना होती है। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब जो यहां से जो क्वेश्चन आए
उसको करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। ये जो भेजा है इसको थोड़ा काम में लेना पड़ेगा। देखिए इसमें 6 सदस्य वलय, इसमें जो है वो वलय होगी जिसमें ऐसी वलय जिसमें कार्बन 6 परमाणुओं के साथ में जुड़ा होगा, वो तो वलय की संख्या है 20। और जिसमें कार्बन जो है जुड़ा होगा 5 के साथ में, उसकी संख्या है 12। मतलब जो रिंग बन रही है, ऐसी रिंग बन रही है, ये ऐसी रिंग बन रही है। देखो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है वो 5 कार्बन है, ये ऐसे 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसी वलय जिसमें 6 कार्बन है, ऐसी वलय की संख्या है 20। और ऐसी वलय जिसमें कार्बन की संख्या जो 5 है, ऐसी वलय है 12। इन दोनों वलय का क्या मतलब है? इनकी 6 सदस्यीय वलय 6 सदस्यीय अथवा 5 सदस्यीय वलय के साथ में जुड़ सकती है। ये जो 6 सदस्यीय वलय वो किससे जुड़ेगी? या तो 6 सदस्यीय वलय के साथ जुड़ेगी या 5 सदस्यीय वलय के साथ जुड़ सकती है। इंपॉर्टेंट बात है। इन सभी कार्बन परमाणु समान रूप से sp2 संकरित होते हैं। हाँ, यहां मैं पूरा किया था। जबकि ये जो भी 5 सदस्यीय वलय है, ये केवल 6 सदस्यीय वलय के साथ ही जुड़ेगी। ये 5 सदस्यीय वलय 6 सदस्यीय वलय के साथ ही जुड़ सकती है और उससे संगनित अवस्था में रहती है। इसमें sp2 संकरण होता है। इसमें कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। मैंने क्या समझाया? मैंने ये समझाया है कि फुलरीन की संरचना जो है उसमें 5 कार्बन की वलय, 6 कार्बन की वलय और 5 कार्बन की वलय होती है। जो 6 कार्बन की वलय उसकी संख्या 20 है और 5 कार्बन की वलय की संख्या 12 है। और जो 6 कार्बन की वलय है वो तो 6 कार्बन के साथ में भी जुड़ सकती है और 5 कार्बन के साथ में भी जुड़ सकती है। लेकिन जो 5 कार्बन की वलय है वो कभी 5 कार्बन के साथ नहीं जुड़ेगी, 6 कार्बन के साथ ही जुड़ेगी। ऐसा मैंने अभी हाल ही में मैं इस मैटर पे IIT गांधीनगर के अंदर एक डूइंग बाय लर्निंग की ट्रेनिंग के लिए गया था। उस ट्रेनिंग के अंदर इस मॉडल को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया। उसमें ये हमें कहा गया कि आपके पास में जो फुटबॉल है ना, उसमें फुटबॉल में देखिए कि क्या जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो सारे ही षटकोण है या इनकी उसमें पेंटागन भी है। इनकी सारे षटकोण से फुटबॉल नहीं बन रही। आप ऑब्जर्व करना, आप देखना। जैसे फुटबॉल का स्ट्रक्चर देखना, फुटबॉल के ऊपर जो लगी होगी, जो ऊपर इस टाइप से अलग अलग जो कलर के ब्लॉक्स होते हैं उनको देखना कि उसमें हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल बोथ स्ट्रक्चर्स होती है। हेक्सागोनल यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है और पेंटागोनल मतलब ऐसे स्ट्रक्चर से मिलकर बन रहा है। इसी स्ट्रक्चर से ही फुलरीन बनी है, तो एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई है। sp2 संकरण होता है। इन प्रत्येक कार्बन परमाणु में 3 कार्बन परमाणु एक साथ इसमें जुड़े होते हैं। यहां से कोई अच्छा कोई ढंग का क्वेश्चन जो है, हाँ यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं देखने को, जैसे मैं दिखा दूं कि फुलरीन जो है वो एरोमेटिक होती है। जो या साइंस के नहीं है वो ऐसे ध्यान रख लें कि फुलरीन की जो स्ट्रक्चर है, फुलरीन की जो संरचना है, जिसको गर्म करने पर धुआं देती है, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिसके अंदर कोई ना कोई जो सुगंध होती है, एरोमा होता है, ये एरोमेटिक गुण है। आप रट लें, अगर इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम पास करना अपन को, तो उसके लिए ध्यान रख लें। ये बात यहां तक आपको ध्यान रखनी है। और कंटेंट आप पढ़ेंगे, उसमें कोई इश्यू आएगा तो आप चूंकि मेरे से और भी संपर्क करने वाले ही हैं। अब यहां से जो बात है वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। यहां की बात को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन है ये आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। यह है कि उष्मागतिक रूप से कार्बन का सबसे स्थायी अपर रूप, उष्मागतिक रूप से मतलब ऐसे है कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन का अपर रूप कौन सा है? वो है ग्रेफाइट। इसलिए आपको पता होगा कि अपन ने ग्रेफाइट के उपयोग में पढ़ा कि ये एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो कि उच्च ताप पर काम में लिया जाता है। जहां ऑयल वगैरह काम नहीं करते हैं वहां पर ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 0 है। ये आप ध्यान रखना कि डेल्टा एच एफ जो है वो 0 है। मतलब
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं अपन इनको इंग्लिश में, वो इसका मान 0 होता है। और हीरे और फ्लोरीन का मान ये होता है, आप अपने नोट्स में लिख लेना। इसके अलावा कार्बन के अन्य रूप में कार्बन ब्लैक, कोक और चारकोल है। ग्रेफाइट और फ्लोरीन के ही अशुद्ध रूप है, ये सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जो जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, और इसको अनुपस्थिति में जलाने पर जो है वो कोयला और चारकोल प्राप्त होता है। देखिए चारकोल के बारे में एक उदाहरण मैं मेरी स्कूल की क्लास के अंदर देता हूं। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको ये ध्यान रखना कि अगर अपन ने कोई लड्डू बनाए, जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं और अगर आपके लड्डू बनाए हैं, तो लड्डू बनाने के बाद में आपके गांव के घर के जो बूढ़े बुजुर्ग आपसे ये कहेंगे कि भाई यूं है कि इसको लेके जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा सा जो रखते हैं उसमें कोयला जो है वो आपके डिब्बे के अंदर रख करके फिर कहते हैं इसको बंद करके ले जा, और नहीं तो ढक्कन लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस काम कर रही है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये आपका डिब्बा है, इसके अंदर आपने ये रख दिया चारकोल। आपने उसमें क्या रखा, आपने उसमें चारकोल रखा। ये चारकोल क्या करता है कि जो आर्द्रता है, इसके आपका जो डब्बा कंटेनर है आपने बंद किया है, उसमें जो आर्द्रता है उस आर्द्रता को खींचता है, उसको सोखता है। और आर्द्रता को खींचेगा तो आपका डिब्बा एयर टाइट की फॉर्म में रहेगा, मतलब अंदर एयर नहीं रहने देगा। एयर नहीं देगा, हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण अंदर रखे लड्डू खराब नहीं होंगे लंबे समय तक। जब लड्डू खराब नहीं होंगे, कर बिना खराब किए हुए लड्डू खाएंगे आप तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आपको कोई डाकन लगेगी ना भूतनी लगेगी, और आप स्वस्थ रहेंगे। और अंदर यहाँ चारकोल नहीं डालेंगे तो आप वो लड्डू खाएंगे जिसमें फंगस और कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वो खाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो उनके एंगल में आपको डाकन लग गई या आपको नजर लग गई। तो ये वही चारकोल है। आजकल अपन आपने देखा होगा कि जो पानी पीने के जो भी जो कैंपर या बोतल जो होती है उसमें जो सिलिका आती है, सिलिका भी यही काम करती है जो कि चारकोल करता है। तो ये वही चारकोल है जिसको आप ध्यान रखेंगे, ये आर्द्रता को एब्जॉर्ब करता है। तो आपने जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़ा जो कार्बन के अपर रूप, अपन ने पढ़े हैं कि कार्बन के अपर रूप जो है वो दो हैं, एक क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय है। जो क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा और जो ग्रेफाइट और फ्लोरीन पढ़ा। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, जो चीज मैंने आपको समझाई है, इस वीडियो को आप वापस देखना और इसको रीडिंग लगाना, इसको पढ़ना। ये आपको जो पीडीएफ है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं मिले तो आप मुझे इसका नीचे मैसेज टाइप करना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब अगली जो सीरीज है, अभी तक जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है सारी, कोई एमसीक्यू नहीं किया। मैं पिछले 20 साल के एसएसबी बोर्ड और आरपीएससी ने जो भी कार्बन के अपर रूप पे जो एमसीक्यू बनाए, मैं तो इंडिया के जितने भी एग्जाम हैं जो जनरल साइंस पर बेस है, चूंकि मैंने तो उस लेवल का ले लिया जहां से नीट के भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें लगभग 50 क्वेश्चन की आपको एक सीट दूंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सीटी के अंदर मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। उसके बाद ग्राम सेवक और पटवारी और जो भी एग्जाम है वो, अगर आप आरएस मेंस लिख रहे हैं तो ये मेंस के लिए सीधा कंटेंट है। आप कहीं नोट्स और कॉपी पेस्ट के पीछे पढ़ने की बजाय आप अपने सिलेबस का जो टॉपिक है उसको उठाइए, उसको रेफरेंस बुक से ऐसे कॉपी पेस्ट करिए और अपना मटेरियल तैयार करके पढ़िए। सिलेक्शन यहीं से होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।